फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आपको अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लूसेंट साइंस सब्जेक्टिव में बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आपके बीच हाजिर हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास, जो कि वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर आप पार्ट 2 को देखेंगे। कहता है प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति को हम लोग जैव विकास कहते हैं या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। कहता है जीव जंतुओं की रचना, कार्यिकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क हुआ, डार्विन हुआ, वैलेश हुआ, ह्यूगो डी ब्रिज हुआ आदि वैज्ञानिकों ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले कई प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जैसे वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, ऐसे करके तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रसायनिकी से प्रमाण मिला है, आनुवंशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। अब है समजात अंग। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई पड़ते हैं, परंतु मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। देखिए नाम से ही लग रहा है समजात, जिसका जाति समान होगा। और जाति किसका समान होगा? जो एक ही कुल में पैदा होगा, तभी तो जाति समान होगा। तो समजात अंग ऐसे अंगों को कहते हैं जो अलग अलग कामों में प्रयोग होने के कारण वो आपको काफ़ी अलग दिखाई पड़ेंगे, परंतु उनका जो रचना है, उनका जो पैदाइश है, उनका जो भ्रूणीय विकास है वो एक ही होता है। उसी को हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे सील के फ्लीपर है, चमगादड़ के पंख है, घोड़े की अगली टांग है, बिल्ली का पंजा है, मनुष्य का हाथ है। इन सभी की जो मौलिक रचना है, इन सभी की जो बनावट है, इन सभी का जो भ्रूणीय विकास है वो एक जैसे ही है। इन सभी में सेम प्रकार के हड्डी होते हैं, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज इत्यादि हड्डियां जो है इन सभी में होती हैं। इनका भ्रूणकीय विकास भी एक जैसा ही है, परंतु इन सभी का काम अलग अलग है। जैसे सील का फ्लीपर पानी में तैरता है, चमगादड़ का पंख उड़ने में सपोर्ट करता है, घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ जो है वस्तुओं को पकड़ने के लिए काम में आता है। आगे कह रहा है समरूप अंग। वो तो समजात अंग था। समजात अंग का मतलब हुआ जाति समान होगा, यानी पैदाइश समान होगा, रचना समान होगा, भ्रूणीय विकास समान होगा, काम भले अलग अलग हो। समरूप का मतलब हुआ मुंह कान से समान होना, रूप समान हो। ऐसे अंग जो समान काम में उपयोग होने के कारण काफ़ी आपको समान दिखाई पड़ेंगे, परंतु उनका जो मूल रचना है, उसकी जो पैदाइश है, उसकी जो भ्रूणीय परिवर्धन है वो काफ़ी अलग होते हैं। उनको समरूप अंग कहते हैं। जैसे तितली हुआ, पक्षी हुआ, चमगादड़ हुआ, इन सभी के पंख उड़ने का काम करते हैं और आपको मोटा मोटा देखने में भी एक ही जैसे लगेंगे, परंतु इन सभी की जो उत्पत्ति हुई है ना, इन सभी की जो रचना है वो अलग ढंग से हुई है। जैसे तितलियों का जो पंख है उसकी रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा हुआ है, जबकि पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा हुआ है। और चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि समरूप का मतलब हुआ कि काम सबका सेम ही होगा, उड़ना, लेकिन सबका जो विकास है, सबकी जो रचना है वो सब अलग अलग है। अब पढ़ते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। ऐसे बहुत सारे अंग
जो जीवों के पूर्वजों में तो पूरा पूरा विकसित था, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव की वजह से उन अंगों का महत्व समाप्त हो गया या विकास क्रम में उन अंगों का लोप हो गया, तो उन्हीं को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल और बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब हुआ हमारे पूर्वजों में वो पहले पाया जाता था, समय बदलते बदलते उनका उपयोग समाप्त हो गया और धीरे धीरे वो हमारे बॉडी से भी हट गया, उनको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो है वो साइनोबैक्टीरिया था। सबसे पहले कौन ऐसा जीव था जो प्रकाश संश्लेषण करता था? तो साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास भी जो है वो सरीसृप से ही हुआ है। पक्षियों का विकास भी सरीसृप से ही हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास जो है वो मत्स्य वर्ग से हुआ है। जो उभयचर होता है जल स्थलचर, उन जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से ही हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का जो विकास है वो भी सरीसृप से ही हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं जीवाश्म। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों और पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर पहले मौजूद थे परंतु बाद में समाप्त हो गए, अर्थात वो विलुप्त हो गए, लेकिन अब जो है ज़मीन के अंदर चट्टानों में जमा मिलता है, तो उन्हीं को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। यानी ये जो अंश मिला है वो पहले किसी जीव का था, अब वो जीवाश्म बन गया है। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से लैमार्क हुआ, डार्विनवाद हुआ और उत्परिवर्तनवाद जो है, इनका सिद्धांत काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लैमार्कवाद का सिद्धांत। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया गया। लैमार्कवाद ने जो सिद्धांत दिया था 1809 में, उन्हीं के पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में उसको प्रकाशित किया गया। इन सिद्धांत के अनुसार, लैमार्कवाद के अनुसार, जीवों एवं इनके अंगों में लगातार बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तनों का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग कम ज़्यादा होता रहता है। जिस अंग का उपयोग ज़्यादा होता है उसका विकास भी ज़्यादा होता है, और जिस अंग का उपयोग कम होता है उसका विकास भी कम होने लगता है। इसे हम लोग अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। लैमार्क ने कहा जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन है वो टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। अब है डार्विनवाद का सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद का सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस है। डार्विनवाद को या डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर मात्रा में संतान पैदा करने की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से जीवन प्रयत्न, जब तक सांस है तब तक संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष एक ही जाति में हो सकता है, अलग अलग जाति में हो सकता है, या पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ जो है वो हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल अगर है तो वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं।
उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने ज़्यादा भिन्न हो जाते हैं कि उन्हें एक नई जाति मान लिया जा सके। जैसे मान लो ये कोई पिता है, ठीक है, अब इसका संतान हुआ, इससे थोड़ा अलग, 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 इसका संतान ये हुआ, इससे थोड़ा अलग, इसका संतान हुआ, इससे थोड़ा अलग। फाइनली जाके जो ये संतान है वो इस पहले वाले से इतने ज़्यादा अलग हो गए हैं कि इसको और इसको कोई पहचान ही नहीं रहा है। ये अलग चीज़ दिख रहा है, ये अलग, बदलते बदलते थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते होते अंतिम में आके और शुरू वाले में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया कि ये वाले लोग सब जो है ना, ये जो शुरुआत वाले लोग थे वो इस सबसे लास्ट वाले को एक नई जाति मानने लगे। वही कहता है। अब है नव डार्विनवाद। डार्विन के बाद उनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक विविधता हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है, प्रकृति वर्ण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनन हो सकता है। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीव में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई नई जातियां बनती है, जिसमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती है। अब तीसरा सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। ये कई बार पूछा भी गया है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कौन दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। पहला तो ये है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होता है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। दूसरा बोला कि इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। तीसरा, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा कह रहा है कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। कहता है चौथा में कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन अलग अलग हो सकते हैं। उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 पढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। आनुवंशिकी, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं या होते हैं, उन्हें हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। आनुवंशिकता के बारे में जो जेनेटिक्स है ना, आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। इसी कारण इन्हें हम लोग आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। तो फादर ऑफ जो जेनेटिक्स बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को बोलते हैं। आनुवंशिकता शब्द जो है वो विलियम वाटसन ने दिया था। आनुवंशिकता का जनक बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को, लेकिन आनुवंशिकता शब्द दिया था विलियम वाटसन ने, जबकि जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। जीन शब्द दिया था जोहानसन ने और आनुवंशिकता शब्द दिया था वाटसन ने।
आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय या द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे लंबे और बौने बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया। तो ये देखिए निम्न निष्कर्ष इन्होंने निकाला। दूगो लंबा लंबा पौधा लिया, दूगो बौना बौना पौधा लिया, दोनों को क्या किया? कृत्रिम रूप से, देखिए दोनों को कृत्रिम रूप से निष्कर्ष वो क्या कराया? निषेचित कराया। तो यहाँ से एक बड़का टी एक छोटा टी निकला, यानी जो जोड़ा बना वो बड़ा छोटा दोनों मिला के बना। तो सभी पौधे इसमें क्या हुआ? F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे हुए। फिर उस पौधे को उखाड़ के कहीं रोपा गया, तो यानी अपने आप जब परागण हुआ तो देखा कि 25% जो है लंबे हुए, 50% संकर हुए और 25% फिर से क्या हुए? बौने माने गए। अब उस लंबे वाले का स्वपरागण कराया गया तो हमेशा लंबे हुआ, बौने वाले का स्वपरागण हमेशा बौने हुआ। लेकिन जो संकर लंबा था उसका अगर फिर से स्वपरागण किया गया तो क्या हुआ? स्वपरागण करने पर 75% लंबे हुआ, 25% बौना हुआ, यानी कि 3:1 हुआ। तो जो F2 पीढ़ी का पौधा है उसमें फिनोटाइप 3:1 है। पहले जो क्रॉस था तो उसमें F2 पीढ़ी के पौधे का जो फिनोटाइप है वो 3:1 है, जबकि जीनोटाइप जो है 1:2:1 है, 1:1 हो जाएगा। तो F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप 3:1 है और जीनोटाइप 1:1 है। अब है वो था एक संकरीय क्रॉस, अब है द्विसंकरीय क्रॉस। द्विसंकरीय क्रॉस में मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RI माने राउंड, YY माने येलो, व हरे तथा झुर्रीदार, R से हो गया रेड और Y मतलब येलो हो गया, तो हरे तथा झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। कैसे प्रभावी हुआ? देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में पहले गोल तथा पीला लिया, यहाँ पे झुर्रीदार तथा हरा लिया। अब क्या हुआ? गोल और पीला से एक गैमेट बना RY, यहाँ एक गैमेट बना आपको क्या? छोटा RY बना। इस दोनों का आपस में फिर क्या किया गया? जो कृत्रिम रूप से जो है निषेध करवाया गया, फिर उसको स्वपरागण करवाया गया। ऐसे करके जो फाइनली कंक्लूजन है कि जो द्विसंकरीय क्रॉस है उसमें F2 पीढ़ी के पौधे का जो फिनोटाइप था वो 9:3:1 था, 9:3:3:1 था फिनोटाइप। यानी द्विसंकरीय क्रॉस का जो फिनोटाइप था वो 9:3:1 था, 9:3:1, जबकि F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप था वो 1:1 2:4 1:1 है, 1:1 2:4 1:1। यानी जो द्विसंकरीय क्रॉस है उसका जीनोटाइप हो जाएगा आपको क्या? जीनोटाइप हो जाएगा 1:1 2:4 1:1 और फिनोटाइप हो जाएगा 9:3:1 हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिया, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला और दूसरा जो नियम है वो एक संकरीय क्रॉस पे आधारित है, जबकि तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पे आधारित है। अब मेंडल ने क्या क्या नियम दिया वो देखते हैं। मेंडल का पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिपे रहते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित जरूर रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये था आपको प्रभाविकता का नियम कि कुछ प्रभाव आपको छिपा हुआ रहेगा। दूसरा है पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो पहला और दूसरा एक संकरीय क्रॉस पे था। तीसरा है स्वतंत्र अपविहन का नियम। जब दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है।
इस बॉक्स को आप याद रखिए, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 में सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप का मतलब होता है जीवधारी के वे लक्षण जो आपको प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। जीन इसका कारक है, जो कि कारकों का बना होता है, माने जीन का बना होता है। अब है युग्म विकल्पी या एलील्स, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। अब है सहलग्नता, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को हम लोग सहलग्नता कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। लिंग सहलग्नता जीन लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जो जीन होते हैं वही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या जो है वो मॉर्गन ने किया था 1910 में। इसको आप याद रख सकते हैं कि लिंग संलग्नता की जो सर्वप्रथम व्याख्या है वो मॉर्गन के द्वारा किया गया था 1910 ईस्वी में। मनुष्यों में लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। मनुष्यों में भी कई प्रकार के लिंग संलग्न गुण पाए जाते हैं, जैसे रंग वर्णांधता हुआ, गंजापन हुआ, हीमोफीलिया हुआ, मायोपिया हुआ, हाइपरट्राइकोसिस हुआ इत्यादि। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में बहुत ज़्यादा होता है। ये डब्बा आप पढ़ लीजिए तो बाद में भूल जाएंगे हम लोग। कुछ जाति हैं जिनमें गुणसूत्र दिखाई दिए हुए हैं। एस्कैरिस में 2 गो होता है। 2 आदमी में हमेशा रिश बढ़ता है ना, तो एस्कैरिस में 2 हो जाएगा। मच्छर छर में हो जाएगा 6, मच्छर में हो जाएगा 6। घरेलू मक्खी बार बार आ जाता है तो 12, घरेलू मक्खी में हो जाएगा 12, मटर में हो जाएगा 14 टर्टरा रहा है, और प्याज में हो जाएगा 16, मक्का में हो जाएगा 20, टमाटर में हो जाएगा गुणसूत्र 24, टमाटर में 24 हो जाएगा, मेढक में हो जाएगा 26, नींबू में 18 या 36 हो जाएगा, बिल्ली में हो जाएगा 38 गुणसूत्रों की संख्या। चूहा जो माउस वाला है उसमें 40 होगा, और रैट वाला चूहा में 42 होगा। गेहूं में भी 42 है, यानी चूहा रहता है ना गेहूं में 42 हो जाएगा। खरगोश 44 है, मनुष्य 46 है, आलू 48 है, चिंपैंजी भी 48 है, और तंबाकू भी 48 है। घोड़ा 64 होता है, और कुत्ता 78 है। कुत्ता 78 है, कबूतर 80 है। टेरिडोफाइट्स जो है वो 1300 से 1600 है। आगे पढ़ते हैं हम लोग मानव आनुवंशिकी। क्या पढ़ते हैं? मानव आनुवंशिकी। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर ने किया था 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा किया गया था 1888 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे कि गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? डब्ल्यू वाल्टियर ने किया था 1888 में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें हम लोग प्लाज्मा जीन कहते हैं। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि आपको कोशिका द्रव के कोशिकांगों में मिलती है तो उन्हें हम लोग प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। 1956 ईस्वी में एस बेंजर के द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन होता है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन होता है, और पुनः संयोजन की इकाई जो है वो रेकॉन होता है। मानव में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इस लाइन को आप याद रखेंगे। मानव में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कॉनबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किया था।
डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज 1962 ईस्वी में आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। इसी की सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। अब है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के रूप में माता से मिलता है और दूसरा गुणसूत्र शुक्राणु के रूप में पिता से मिलता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वें जोड़ी का X गुणसूत्र होता है यानी 22 + X, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का Y गुणसूत्र होता है यानी 22 + Y। जो महिला होती है उसमें एक ही समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं यानी 22 + X और 22 + X। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिल जाता है तो जाइगोट जो बनेगा, युग्मनज, ये बनेगा। 23वीं जोड़ी में 2 X बनेगा। इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा। कहता है कि यदि इसके विपरीत देखा जाए कि किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र बनेगा या XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा और इससे जो संतान होगा वो लड़का होगा। अतः पुरुषों का गुणसूत्र ही संतान के लिए लिंग निर्धारण का जिम्मेदार है। यानी पुरुष का जो गुणसूत्र है वही लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है। परखनली के मामले में जो निषेचन होता है वो परखनली के अंदर होता है। परखनली शिशु के मामले में जो निषेचन है वो परखनली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक जो है इसका उपयोग करते हैं शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वनस्पति विज्ञान के बारे में। कहता है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। पादपों का वर्गीकरण एकलर के द्वारा 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया गया था। वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण है वो 1883 ईस्वी में एकलर ने किया था। कैसे कैसे किया? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन जो है वो बोटनी कहलाता है। वो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं। वनस्पति जगत का वर्गीकरण एकलर के द्वारा 1883 में किया गया। एकलर ने कहा जो पादप जगत है उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्रिप्टोगैमिक और फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम्स। क्रिप्टो माने अपुष्पित और फेनरो माने पुष्पोद्भिद हो जाएगा। अब जो क्रिप्टोगैमिक है वो 3 प्रकार का होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो क्रिप्टोगैमिक होता है बिना पुष्प वाला वो 3 प्रकार का है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि जो पुष्प वाला है फेनरोगैम वो 2 प्रकार का है, नग्न बीजी और आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो फेनरोगैम्स है वो 2 भागों में बटा हुआ है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो माने होता है नग्न बीजी वाला, जिम्नो माने नग्न बीजी और एंजियो माने आवर्त बीजी होता है। अब जो आवर्त बीजी है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बटा हुआ है। तो जो फेनरोगैम्स है वो भी 2 प्रकार का है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो माने होता है नग्न बीजी वाला और एंजियो माने होता है आवृत बीजी वाला। अब सबसे पहले पढ़ते हैं जो क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैमस जो है इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। जो क्रिप्टोगैमस होता है अपुष्पोद्भिद पौधा, उसमें न तो पुष्प होता है और न ही बीज होता है। इन्हें हम लोग निम्न समूहों में बांट सकते हैं। यानी जो क्रिप्टोगैमस है वो 3 भागों में बटा हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो पहला है थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। थैलोफाइटा जो है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाई होता है।
अर्थात जो पौधे होते हैं वो जड़, तना या पत्ती के रूप में विभाजित नहीं होते हैं। इसमें संवहन, उत्तक वगैरह भी नहीं पाया जाता है। तो बोला जाएगा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो कौन है, तो बोलेंगे थैलोफाइटा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा। ये थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा जो है वो क्रिप्टोगैम्स का पहला भाग है, थैलोफाइटा। और ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो थैलोफाइटा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, शैवाल, कवक और जीवाणु। शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल प्रायः जो है क्लोरोफिल युक्त होता है। इसके अंदर संवहन उत्तक भी होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल तो होता है लेकिन संवहन उत्तक नहीं होता है। आत्मपोषी होते हैं लोग, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसका शरीर सुकाई सदृश होता है। कुछ लाभदायक शैवाल है जैसे भोजन के रूप में है फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक। फोरफाइरा है, अल्बा है, सरगासन है, लेमिनेरिया है, नॉस्टॉक, ये सब क्या है? शैवाल है जो भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। कुछ नमक बनाने में है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, अक्लोनिया है, एक्लोनिया। तो लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, एक्लोनिया जो है ये सब ऐसे शैवाल हैं जो आयोडीन बनाने में काम आते हैं। खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाबीना और केल्प, ये सब शैवाल है। नॉस्टॉक, एनाबीना और केल्प। औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाती है। लेमिनेरिया नाम के शैवाल से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। टिंचर आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया से बनाई जाती है। अनुसंधान कामों में क्लोरेला एसिटेबुलेरिया जो है, क्लोरेला एसिटेबुलेरिया और बेलोनिया है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केविन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। कहता है क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केविन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कवक के बारे में। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है या कवक विज्ञान कहलाता है। कवक के अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। संकेंद्रीय संवहन उत्तक भी नहीं होता है। ये थैलोफाइट है। मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम एक प्रकार के कवक का उदाहरण है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस नामक जो कवक है वो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न कर देता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि जो है वो रस्ट और अस्मट से होती है। कहता है कवक जो है वो पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न कर देता है। सबसे ज़्यादा हानि जो है वो रस्ट और अस्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग जो है वो निम्न है। पहला तो है पौधों में कवक के द्वारा कई प्रकार के रोग होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, सरसों का जो सफ़ेद रस्ट है ये कवक के द्वारा होता है। गेहूं का ढीला स्मट कवक के द्वारा है। गेहूं का किट्टू रोग हो गया। आलू की अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्धचित्ती, आलू की पछेला अंगमारी, प्रांकुरों का डैपिंग रोग, ये सब के सब जो है वो कवक की वजह से होता है। एफला नामक विष जो है वो कवक से ही बनता है। एफला नामक विष जो है वो कवक से ही बनता है। तो कवक से पेड़ पौधों में कई सारी बीमारियां होती है, जैसे सरसों का सफ़ेद रस्ट है, गेहूं का ढीला स्मट है, गेहूं का किट्टू रोग है, आलू की अंगमारी है, गन्ने का लाल अपक्षय है, मूंगफली का टिक्का रोग है, आलू का मस्सा रोग है, धान की भूरी अर्धचित्ती है, आलू की पछेला अंगमारी है, प्रांकुरों का डैपिंग रोग है। अब कुछ कवक से रोग भी होता है, जैसे दम्मा। दम्मा जो है किससे होता है, या दम्मा जो है उसका कौन है, कवक।
तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है। दमा में फूलता है ना सांस, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स हो जाएगा। एथलीट फुट, एथलीट को टांग दुखाता है तो टीनिया पेडिस हो जाएगा। एथलीट फुट का कवक कौन है? टीनिया पेडिस की वजह से होता है। खाज एस्केरस इसके बीज, खाज का होता है एकेरस इसके बीज। गंजापन का होता है टीनिया केपिटिस, गंजापन का होता है टीनिया केपिटिस। दांत का होता है ट्राइकोफाइटान लेस्कोशय, दांत का होता है ट्राइकोफाइटान लेस्कोशय। गन्ने का लाल अपक्षय रोग होता है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम होता है। अब है लाइकेन। लाइकेन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इनमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी है, सिम्बायोटिक होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। कवक जो है वो जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को होलोटिज्म कहते हैं या हेलोटिज्म कहते हैं। कहता है शैवाल और कवक के बीच जो इस तरह का संबंध है उसको हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन का अध्ययन जो है लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है क्रस्टोस, एक है फोलिओज और एक है फ्रूटिकोज। लाइकेन कहता है आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रस्टोस है, फोलिओज है, फ्रूटिकोज है इत्यादि। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। लाइकेन में जो प्रजनन है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है कायिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। जो लाइकेन है इसमें 3 प्रकार से प्रजनन होता है। लाइकेन में कायिक प्रजनन भी होता है और लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। आगे लिखा हुआ है लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक भी है। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के संकेतक भी है। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। लाइकेन जो है वो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं, जबकि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। आर्चिल हुआ, लेकनोरा हुआ, ये सब जैसे लाइकेन से नीले रंग प्राप्त किया जाता है। आर्चिल और लेकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला जो है, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अब है लोबेरिया, इरबेनिया और रेमेनिला। लोबेरिया है, इरबेनिया है और रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में होता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। आगे बोला है असनिया नामक लाइकेन से, असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। कहता है असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में
उपयोगी कई प्रकार की जो औषधियाँ हैं वो लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया, रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस को स्वीडन में, नॉर्वे में तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। जापान के निवासी इंडोकार्पन का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में किया जाता है। अब है जीवाणु। क्या है? जीवाणु है। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। अहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से लेकर 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा टीबी के जीवाणुओं की खोज किया तथा रोगों का जन्म सिद्धांत दिया। 1843 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा टीबी के जीवाणुओं का खोज किया तथा रोगों का जन्म सिद्धांत दिया। 1812 से 1892 में लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका तथा दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किया। तो रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुराइजेशन का खोज किया था कौन? लुई पाश्चर ने। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षराकार या बैसिलस। क्षराकार या बैसिलस यह क्षरनुमा या बेलनाकार होता है। क्षराकार या बैसिलस जो है ये क्षरनुमा या बेलनाकार होता है। गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। गोलाकार या कोकस जो है ये गोलाकार या कोकस ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कौमा आकार का या विब्रियो, कौमा आकार का या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कौमा के आकार का होता है। उदाहरण विब्रियो कॉलेरी। आगे है एस्पायरिलम या एस्प्रिंग या स्क्रू। एस्पायरिलम जो है या सर्पिलाकार या एस्पायरिलम, तो एस्पायरिलम जो है वो स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि एक होता है आपको बैसिलस क्षराकार, बैसिलस होता है क्षर के आकार का, कोकस होता है कौमा के आकार का, कोकस होता है गोलाकार, कोकस माने फोकस, फोकस माने गोल, तो कोकस होता है फोकस टाइप का गोल, और विब्रियो होता है कौमा के आकार का, और एस्पायरिलम होता है स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का। आगे है आपको दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण किया जाता है, पाश्चुराइजेशन किया जाता है दूध को अधिक दिनों तक अच्छा रखने के लिए। पाश्चुराइजेशन की दो विधियां हैं। एक तो है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जबकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। एना बीना तथा नॉस्टॉक जो है ये दो नामक साइनोबैक्टीरिया जो है वो वायुमंडल की N2 को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। एना बीना और नॉस्टॉक नामक जो साइनोबैक्टीरिया है ये वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करती है। आगे पढ़ते हैं विषाणु के बारे में। कह रहा है विषाणु की खोज रशिया के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया था 1892 में। विषाणु का खोज इवानोवस्की के द्वारा 1892 में किया गया। तंबाकू के मोज़ैक रोग पर खोज करते समय इसकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। विषाणु की प्रकृति दोनों तरह की होती है, इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु निर्जीव भी होगा, उसका क्या लक्षण है? तो विषाणु निर्जीव होने के लक्षण में ये कोसा रूप में नहीं पाए जाते हैं।
ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रख सकते हैं। सजीव होने के लक्षण क्या है? तो इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप विषाणु, एक है जंतु विषाणु और एक है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी विषाणु। पादप विषाणु इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। जंतु विषाणु इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी होता है। जंतु विषाणु में डीएनए या कभी कभी आरएनए भी होता है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है जैसे T2 फेज। नोट: जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उन्हें हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है उन्हें हम लोग रेट्रो विषाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रो विषाणु। इसके आगे देखिए क्या है, ये जो राइजोबियम है दोस्तों, राइजोबियम के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ से हम लोग राइजोबियम से शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। और जाने से पहले एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैं पूरे लुसेंट को हम शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पार्ट को कवर करा सकें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।